हेलो एवरीवन, सीबीएसई मैथ्स क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम पिछली दो वीडियोस में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हमने मेनली वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है उनके बारे में बात की थी, फिर हमने पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं उनके बारे में बात की है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे, अब हम क्लासिफाई करेंगे। देखिए, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन मेनली दो बेस पर होता है। एक होता है डिग्री के बेस पर और एक होता है टर्म्स के बेस पर कि नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हम पॉलिनोमियल को तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब देखिए ये क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है मोनोमियल। तो मोनोमियल किसको बोलते हैं हम? ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो। तो इसमें हम लिखेंगे वन टर्म पॉलिनोमियल। वन टर्म पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि एग्जांपल हम ले तो 3x स्क्वायर, ये एक ही टर्म पॉलिनोमियल है तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। ऐसे हो गया 5y, तो ये भी एक टर्म पॉलिनोमियल है, ऐसे हम बोल देंगे y ओनली, तो ये भी एक टर्म पॉलिनोमियल है। ऐसे हम ले ले कोई सपोज रियल नंबर 2, कोई भी रियल नंबर रख दो तो वो भी एक वन टर्म पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल मतलब दो टर्म पॉलिनोमियल। तो अगला होता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो टर्म पॉलिनोमियल, टू टर्म पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें ओनली टू टर्म्स हो, जैसे कि सपोज 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये एक टू टर्म पॉलिनोमियल है। सपोज 5y प्लस 6, ये एक टू टर्म पॉलिनोमियल है। सपोज 2x स्क्वायर प्लस 3y, ये भी एक टू टर्म पॉलिनोमियल है। अब देखिए, पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल वाले भी हो सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको भी हम दो टर्म पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं 2x प्लस 3x, तो क्या ये टू टर्म पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये टू टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। 2x प्लस 3x मिलकर 5x बना देता है। 2x प्लस 3x मिलकर 5x बना देगा, तो इसको हम टू टर्म पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर ये दोनों मिलकर एक ही टर्म बना रही है। तो ये 5x से वन टर्म पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये जो है ये टू टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, ये ध्यान रखना। अगला हम देखते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें तीन टर्म हो, थ्री टर्म पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले तो थ्री टर्म पॉलिनोमियल के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक थ्री टर्म पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक थ्री टर्म पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, ऐसे ही टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस t टू द पावर 5, ये भी एक थ्री टर्म पॉलिनोमियल हो गया। और इसमें भी वही सेम बात जो यहाँ पर हमने सीखी थी अभी, क्या कि अगर हम ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 और हमने बोल दिया कि ये थ्री टर्म पॉलिनोमियल है, तो नहीं, ये थ्री टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर मिलाकर 4x स्क्वायर बना देते हैं। तो ये बनेगा 4x स्क्वायर बाई 5, तो ये बाइनोमियल होगा, ये ट्राइनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये ट्राइनोमियल नहीं है, नॉट ट्राइनोमियल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का आगे भी अभी हम यूज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अगला क्लासिफिकेशन हम करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है इसका, बी पार्ट, बेस्ड ऑन डिग्री। इसमें फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री 1, इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो सकती है। 1 से ज्यादा पावर वाली टर्म यहां पर नहीं हो सकती, तो यहां पर हाईएस्ट पावर क्या होगी? ओनली 1 होगी। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या लिखेंगे? डिग्री इज 1, डिग्री इज 1। अच्छा, एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे कि 3x प्लस 5,
ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखिए यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर ओनली 1 है। यहाँ पर अगर मैं कोई एक्स स्क्वायर वाली टर्म लगा देता हूँ, सपोज 2x², तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, क्योंकि फिर हाईएस्ट पावर तो 2 हो जाएगी, तो फिर डिग्री क्या हो जाएगी 2। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 ही होनी चाहिए। तो 3x + 5 को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसे ही हम -2x + 3 को लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसे ही हम 2x को लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए भले ही यहाँ पर टर्म 1 हो लेकिन डिग्री यहाँ पर 1 ही है, तो इसको भी हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और एग्जांपल लिख लेते हैं, सपोज 2 + √2 × x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स कैन बी इन अ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती है। तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, मतलब वहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ओनली 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा पावर वाली टर्म हम लोग नहीं रखेंगे। ठीक है, तो देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के लिए फिर कितनी मैक्सिमम टर्म हो सकती है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे 2। क्यों, क्योंकि देखिए हम एक तो ओनली 1 पावर वाली टर्म रख सकते हैं और उसके अलावा हम 0 पावर वाली टर्म रख सकते हैं। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर अभी एग्जांपल लिया था 2x + 5, तो 2x + 5 क्या है यहाँ पर 5 है, x⁻0 वाली टर्म। तो यहाँ पर हम ओनली मैक्सिमम 2 टर्म ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने तीसरी टर्म रखने की कोशिश की, सपोज कोई बच्चा मुझे बोलेगा कि सर 2x + 5 + 6 ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है और टर्म 3 आ रही है, तो वो बोल रहा है कि सर नहीं हम मैक्सिमम 3 रख सकते हैं, इवन हम तो और ज़्यादा रख सकते हैं, इसमें और नंबर ऐड करते जाओ। तो मैं उसे बोलूँगा कि ये 5 + 6 मिलकर 11 बना देगा, तो ये हो जाएगा 2x + 11। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 2 टर्म ही होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था टर्म को कैसे गिनते हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर एक ही टर्म बनाएंगी। ऐसे अगर कोई मुझे बोलेगा सर इसमें 3x को ऐड कर दो 3 टर्म हो जाएगी, तो वो 3x + 2x मिलकर 5x बना देगा, तो अल्टीमेटली हमें 2 टर्म ही मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी, एक तो पावर 1 वाली और एक पावर 0 वाली। 0 से कम भी हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमें पावर में होल नंबर ही रखना है, और होल नंबर सबसे छोटा होल नंबर 0 है, उसके नीचे फिर माइनस वाले नंबर आते हैं और उनको हमें लेना ही नहीं है पावर में। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम मैक्सिमम 2 ही टर्म रख सकते हैं। ओके, चलिए तो अब इसके जनरल फॉर्म की बात करते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता रखना है। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, जनरल फॉर्म मतलब जनरली ये दिखेगा कैसा, तो ये हमें x + b टाइप का दिखेगा। ये इसकी जनरल फॉर्म है, जहां पर a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और x क्या है, वेरिएबल है। तो यहां पर a 0 नहीं हो सकता, अगर a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, a ≠ = 0। a की आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो लेकिन 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 रख दी तो 0 × x क्या हो जाएगा 0, और क्या बचेगा ओनली b। तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री 1 ही नहीं रहेगी। तो डिग्री 1 रखने के लिए अपन को x को जिंदा रखना जरूरी है। तो x को जिंदा रखने के लिए a का ≠ 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पर a को हम 0 नहीं रख सकते, b 0 हो सकता है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा था 2x, मैंने 2x को बोला था लीनियर पॉलिनोमियल, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल है, वहां पर b 0 है, ठीक है, क्योंकि वहां पर डिग्री 1 है। तो यहाँ पर टर्म मैक्सिमम 2 हो सकती है, मतलब 1 टर्म वाला भी लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है। क्लियर, चलिए ऐसे ही अब अगला देखते हैं हम। अगला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 हो सकती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो x² + 5x + 6 ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मतलब डिग्री क्या है इसकी 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही हम सपोज ये ले लें 3x² + 4, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री क्या है 2 है। ऐसे ही सपोज मैंने ले लिया यहाँ पर 5x², तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री क्या है 2 है। तो ये सारे ही क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए बस डिग्री का 2 होना जरूरी है। क्लियर, चलिए और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि सपोज x² + x, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री क्या है 2 है। क्लियर, चलिए अच्छा अब मैं वही क्वेश्चन आपसे फिर से पूछता हूँ जो मैंने यहाँ ऊपर पूछा है।
लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो क्वेश्चन पूछता हूं कि हाउ मेनी टर्म्स कैन बी इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती हैं। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं किया है, मैक्सिमम वर्ड आएगा एक्चुअली यहाँ पर हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर भी हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स की मैक्सिमम कितनी टर्म आप यहाँ पर रख सकते हो। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमको पता है कि डिग्री 2 होती है, मतलब हम पावर 2 वाली टर्म यहाँ पर रख सकते हैं, पावर 1 वाली टर्म यहाँ पर रख सकते हैं और पावर 0 वाली टर्म यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी टर्म हम लोग यहाँ पर नहीं रख सकते। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 टर्म हो सकती है। तो इसका आंसर आएगा 3। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा एक्स स्क्वायर पावर 2 वाली टर्म है, एक्स पावर 1 वाली टर्म है और ये पावर 0 वाली टर्म है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई टर्म हम लोग नहीं रख सकते। अगर हमने पावर 3 वाली टर्म रखी या उससे ज़्यादा वाली टर्म रखी तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। और अगर इन्हीं से मिलती जुलती कोई टर्म रख दी, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि 4x को ऐड कर दो तो 4 टर्म हो जाएगी, तो नहीं, क्योंकि 5x प्लस 4x तो 9x बना देगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर के साथ में अगर हम 3x स्क्वायर रख दे तो वो भी मिलकर 4x स्क्वायर बना देगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 3 ही टर्म हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब इसकी जनरल फॉर्म की अगर बात करें हम, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म कैसी होगी, मतलब ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, एक्स वाली टर्म होगी और कोई कांस्टेंट टर्म होगी। तो मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का हमको दिखेगा, जहां पर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है और ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और यहां पर भी वही ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए को 0 नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि अगर ए को 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा ही नहीं, तो डिग्री 2 ही नहीं बचेगी, तो क्वाड्रेटिक हम लोग बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर भी ए को 0 नहीं होने देना है। ठीक है, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है, ये एंड तक आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अच्छा, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, जिनकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। मतलब अब तो आप समझ ही गए होंगे, डिग्री 3 होना मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने ले लिया वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 5, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है। ऐसे ही हम यहाँ पर ले सकते हैं सपोज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री क्या होगी, यहाँ पर भी 3 होगी। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर ऐसे लिख दे 2x क्यूब, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी डिग्री 3 है। ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस 4, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री क्या है, 3 है। ठीक है, अब वही सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स कैन बी इन अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब इसका आंसर तो आप आराम से यहाँ पर दे सकते हो। मैं क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ, हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स कैन बी इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 4 टर्म्स हो सकती है। कौन कौन सी, एक तो पावर 3 वाली, एक पावर 2 वाली, एक पावर 1 वाली और एक पावर 0 वाली। इसके अलावा हम कोई भी टर्म नहीं रख सकते, और अगर इन्हीं से मिलती जुलती कोई टर्म रखेंगे तो वो मिलकर उसको एक ही टर्म बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने वैसे ही एक्सप्लेन किया जैसे यहाँ पर किया था लीनियर पॉलिनोमियल के लिए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी भाई, जनरली ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर हमको एक्स क्यूब की कोई टर्म दिखेगी, यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर की कोई टर्म दिखेगी, कोई एक्स की टर्म दिखेगी और कोई एक्स टू द पावर 0 की टर्म दिखेगी, यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म दिखेगी। तो यहाँ पर हमको 4 टर्म दिख सकती है, तो मतलब इसकी जनरल फॉर्म होगी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ पर भी वही a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया एक्स क्यूब बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पर डिग्री 3 होगी ही नहीं, और डिग्री 3 होगी ही नहीं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, और बी सी डी ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ये 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 0 का कंस्टेंट a पर है कि a 0 नहीं हो सकता। सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए भी यहाँ पर भी a 0 नहीं हो सकता, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल है 5x², तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 5 है अगर इससे कंपेयर करें तो, और b और c यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना तो x की टर्म है ना ही x⁻0 वाली टर्म है, तो मतलब यहाँ पर क्या है b और c 0 है। ऐसे यहाँ पर c 0 है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पर b 0 है क्योंकि यहाँ पर x⁻1 वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना आना चाहिए। ऐसे अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं तो a b c d की वैल्यू यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो क्या क्या होगी। देखिए अगर हम इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, x³ का कोफिशिएंट, उसके अलावा यहाँ पर x² का कोफिशिएंट भी नहीं है मतलब b की वैल्यू 0 है, x का कोफिशिएंट भी नहीं है मतलब c की वैल्यू 0 है, और कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है मतलब d की वैल्यू भी 0 है। ऐसे ही इसको कंपेयर करें x³ + 4, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू भी 0 है और d की वैल्यू यहाँ पर 4 है। इससे अगर कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर सारी टर्म्स हैं, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, c की वैल्यू यहाँ पर 5 है और d की वैल्यू यहाँ पर 6 है। अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, बस यहाँ पर वेरिएबल y है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, y² का कोफिशिएंट, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर y का कोफिशिएंट है ही नहीं, और d की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 5 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना आना चाहिए। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ हो तो इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करना आपको आना चाहिए कि यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब मैंने आपको इन तीनों में लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म्स बताई, तब मैंने एक चीज नोटिस की कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 थी तो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स 2 था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 थी तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स 3 था। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 थी तो यहाँ पर नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स 4 था। तो यहाँ से मुझे एक पैटर्न पता चल गया, इसको मैं अब जनरलाइज फॉर्म में लिख रहा हूँ कि अगर कोई पॉलिनोमियल की डिग्री n है, कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें मैक्सिमम n+1 टर्म्स हो सकती है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट लगाकर, इफ n is the degree of polynomial then number of maximum terms can be n+1। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसमें मैक्सिमम n+1 टर्म्स हो सकती है। ये देखिए यहाँ पर अप्लाई भी हो रहा है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी 1 थी, मतलब n की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स वहां पर क्या रहती n+1 मतलब कि 2। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी थी 2, मतलब n की वैल्यू 2 थी तो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स कितना आ रहा था वहां पर 3, मतलब 2 + 1 3। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी थी 3, मतलब n की वैल्यू क्या थी 3 तो नंबर ऑफ मैक्सिमम टर्म्स कितना आ रहा था 4, मतलब कि 3 + 1 4। ठीक है, तो ये जनरलाइज करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है, हो सकता है ये आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जा सके। अब इसमें एक दो बातें और रह गई हैं 2.1 के इंट्रोडक्शन में, वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर डिग्री n का पॉलिनोमियल लिखेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक डिग्री n का पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ जिसमें ओनली एक ही वेरिएबल है, 1 वेरिएबल में डिग्री n का पॉलिनोमियल। देखिए वो कैसा दिखेगा, जनरल फॉर्म लिखूंगा मैं उसकी। अब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px = a0 + a1x + a2x² प्लस a3x³ प्लस इसी तरह से चलता जाएगा और कहां पर रुकेगा n(x⁻n), क्योंकि यहां पर क्या है डिग्री n है, मतलब हाईएस्ट पावर यहां पर n हो सकती है, उससे ज्यादा पावर वाली टर्म यहां पर नहीं हो सकती। तो यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर डिग्री n है तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितनी है n+1 है। देखिए कहां से शुरू हो रही है 0 1 2 3 अप टू n तक, मतलब 1 से लेकर n तक तो ये सारी टर्म्स हो गई, ये टोटल n टर्म्स प्लस ये, मतलब n+1 टर्म यहाँ पर हो सकती है। क्लियर? अच्छा, ये जो an होता है इस an को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, इस an को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। किसके कोफिशिएंट को? हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि ये लीड कर रहा है। भाई सब कुछ इसी पे तो डिपेंड है, ये है तभी तो हम बोल रहे हैं कि इसकी डिग्री n है। अगर ये 0 हो गया तो क्या इसकी डिग्री n रहेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर n रहेगी नहीं, फिर तो n-1 हो जाएगी। भाई इससे पहले वाली टर्म क्या होगी a(n-1) x⁻n-1 वही रहेगी ना। भाई इसके पहले वाली टर्म रहेगी हमारे पास a(n-1) × x⁻n-1, ये इसी तरह से चलता आ रहा है।
तो अगर यहाँ पर सपोज n की वैल्यू 0 हो गई तो क्या x टू द पावर n बचेगा? नहीं बचेगा। फिर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? n-1। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। यही चीज मैं आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी बता रहा था कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर वो लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन में जब आप n की वैल्यू 3 रखोगे तो यहाँ पर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। n की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो मैक्सिमम टर्म आपके पास 4 आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखोगे तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ऐसे अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर आपको लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है n डिग्री पॉलिनोमियल का। इस दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सारे यहीं से निकलते हैं। n की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ, आपको अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल मिलते रहेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखिए एक छोटा सा नोट और है जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और मैंने अभी आपको बताया भी था। वो ये है कि पॉलिनोमियल्स कैन बी इन मोर देन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल की सारी कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर क्या होती है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। तो यहाँ पर पावर में 2, यहाँ पर पावर में 0 मान लो। ठीक है, तो ये सारे होल नंबर ही है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर 2 वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल में भी हो सकते हैं, इवन 3 में भी, मतलब कितने भी वेरिएबल में हो सकते हैं। हम बस पढ़ते हैं एक ही वेरिएबल का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिनोमियल सिर्फ एक ही वेरिएबल में होते हैं। ये एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं। जैसे कि और एग्जांपल अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये भी एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पर 2 वेरिएबल में है। ठीक है, और इनको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? देखिए अगर इनको डिनोट करना है तो हम इनको डिनोट करते हैं px, t से। भाई जब एक वेरिएबल था तो हम कैसे डिनोट करते थे? px से। लेकिन यहाँ पर अगर 2 वेरिएबल है तो हम इसको डिनोट करेंगे px, t से। ऐसे हम इसको डिनोट कर सकते हैं px, y से। ये क्या बताता है कि इस पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल है, x और y। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये 3 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो इसको हम डिनोट करते हैं px, y, z से। ऐसे ही पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pqr, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी 3 वेरिएबल में। ठीक है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं p। अब देखिए p तो यहाँ पर वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पर कोई दूसरा लेटर ले सकते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया f ऑफ p, q, r। तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये जो अंदर वाली चीज होती है ये हमें बताती है कि यहाँ वेरिएबल कौन सा है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि बच्चे जो हैं इस जनरल फॉर्म को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये चीज मैंने आपको वेरिएबल और कांस्टेंट बताते टाइम बताई नहीं थी, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाता। जैसे कि देखिए बच्चे इस जनरल फॉर्म को देखेंगे ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब होता क्या है कि बच्चों को ये लगता है कि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है यहाँ पर a की, तो ये भी वेरिएबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई। जब ये एक्सप्रेशन आपको दी हुई होगी तो आपको वहां पर इसका नोटेशन दिया हुआ होगा, इसके सामने लिखा हुआ होगा कि p ऑफ x, तो वहां पर वो बता देता है कि यहाँ वेरिएबल कौन सा है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है px इज इक्वल टू दिस, मतलब वो ये बता रहा है कि इस एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है, और अगर x वेरिएबल है तो बाकी जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, बस कांस्टेंट की वैल्यू अपन को यहाँ पर बताई हुई नहीं है, लेकिन वो फिक्स है। लेकिन x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। अगर हमें इस तरह से अल्फाबेट में कोई एक्सप्रेशन दी जाती है तो हमें पहले से ही बता देते हैं वो कि इनमें कौन सा अल्फाबेट वेरिएबल है और कौन सा अल्फाबेट कांस्टेंट है। ठीक है, और हमको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में 2 ही चीजें याद रखनी है कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसे हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखिए, समझिए, बार बार देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो, और कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको और भी कोई नीड हो तो आप मुझे बेफिक्र बता सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इंट्रोडक्शन की वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करके देखें। ठीक है, उसके बाद आप फिर मेरी वीडियो देखें और वहां से सॉल्यूशन चेक कर लें कि आपने सही किया है या नहीं। और मैं आपको सॉल्यूशन भी पूरा प्रोफेशनल मैनर में करवाऊंगा यहाँ पर, जिस तरह से आपको बिल्कुल एग्जाम में लिखना है उसी तरह से। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।